सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने शॉक स्टार्ट किया था और शॉक की हमने दो टाइप्स पढ़ ली थी, हाइपोवोलेमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले एटलीस्ट वो वीडियो ज़रूर देख लें कि आपको शॉक का बेसिक कंसेप्ट पता लग जाए कि शॉक क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। फिर आपको इस वीडियो जो है वो उसकी आसानी से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। सो विदाउट एनी वेस्टेड ऑफ टाइम हम लोग जो है वो उस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है ना बेटा, वो डैट इज़ अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। मैं ना थोड़ा सा शॉक को एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। शॉक बेटा एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें टिश्यूज़ तक ब्लड परफ्यूज़ नहीं कर पाता। जब टिश्यूज़ को ब्लड ही नहीं मिलेगा तो ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन भी टिश्यूज़ को नहीं मिलेगी, तो टिश्यूज़ में मौजूद सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाएगी। आप ऐसे समझ लें कि टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगी। जब टिश्यूज़ ही मर जाएंगे तो ऑर्गन फेलियर हो जाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। बट कीप इन माइंड, शॉक इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। कैसे है इसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखें, आपको पता लगे कि कैसे कंपेंसेशन मैकेनिज़म्स काम करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है। जैसा कि देखें नेम से पता लग रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि किसी किस्म की रुकावट है खून के बहाव में किसी किस्म की रुकावट है, या वो रुकावट इंटरनल भी हो सकती है, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है। आम अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को, ताकि देखें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ तो बहुत ज़्यादा है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या ये रीड करके आपको समझा सकता हूँ, लेकिन कोशिश मेरी है कि आसान अल्फाज में आपके माइंड में कंसेप्ट बन सके। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी किस्म की रुकावट आ जाए खून के बहाव में तो ब्लड की परफ्यूजन नहीं हो पाएगी। जब ब्लड परफ्यूज़ ही नहीं कर पाएगा बेटा तो क्या होगा, डेफिनेटली वही नेक्रोसिस की तरफ हम लोग जाएंगे। सो हम लोगों ने यही देखना है कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में आखिर वजह क्या है। अब ये मैंने जो बोला किसी किस्म की रुकावट है, ये रुकावट कहाँ पर है? देखिए रुकावट कहाँ पर हो सकती है। सबसे पहले आप देखें हार्ट को इमेजिन करें। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को उसने पुश करना है, उसने ब्लड को धकेलना है, धक्का मारना है कि दफ़ा हो जाओ, टिश्यूज़ तक पहुँचो। सो अगर हार्ट में किसी किस्म की रुकावट है तो डेफिनेटली ब्लड को पुश नहीं कर पाएगा, या हार्ट में नहीं है तो उसकी किसी न किसी चैम्बर में है, या उसके किसी न किसी वेसल के अंदर कोई क्लॉट है, कोई जगह तंग है, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से हार्ट की ये पुश नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो ये हम लोगों ने देखना है वो कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्शंस जो हैं वो हैं। सो सबसे पहले ना यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी है, ये है एक डायग्राम। फिर मैं आपको फर्दर समझाता हूँ। इस डायग्राम को ना गौर से देखें। इस डायग्राम में आपको दो लेयर्स दिख रही हैं, ठीक है। इस डायग्राम में ना आपको दो लेयर्स मिल रही हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको लेयर मिल रही ग्रीन कलर की और एक आपको मिल रही ब्लू कलर की। ये आपको डेफिनेटली आपको लंग्स दिख रहे हैं। ये अगर आपको लंग्स की लेयर्स दिख रही हैं सो आपको पता होगा कि ये प्लूरल लेयर्स होती हैं। ये आउटर प्लूरल है ग्रीन वाली और ब्लू वाली इनर प्लूरल लेयर है। इन दोनों लेयर्स के दरमियान ना एक प्लूरल कैविटी है और इस प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर याद रखें कि PIP लिखा होगा -4, अगर आपको नज़र आया हो। PIP मतलब है कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है। इंट्रा प्लूरल प्रेशर का मतलब है दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान का जो प्रेशर है वो देखिए क्या लिखा है, -4 mmHg। इसको समझे ज़रा गौर से। एक लिखा हुआ है, ये जो अंदर है लिखा है 0 वाला, इसका है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, वो है 0। सो आपको पता होगा कि हमेशा चीज़ हायर प्रेशर से लो की तरफ जाती है। तो सोचें 0 mmHg प्रेशर ज़्यादा है कि -4 वाला? डेफिनेटली इंट्रा पल्मोनरी 0 वाला ज़्यादा है। तो जो फोर्स है या प्रेशर है वो अंदर से बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब होगा क्या कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg है। अगर किसी किस्म का कोई ऐसा हादसा पेश आता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए या इंटरनल इंजरी हो जाए कि यहाँ से जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसकी ब्रेक हो जाए, तो क्या होगा कि यहाँ से जब ब्रेकेज होगी तो यहाँ से जो हमारे पास एयर है वो अंदर की तरफ आएगी, यानी जो हमारे पास प्लूरल सैक है या जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर एयर आ जाएगी। अब इंट्रा प्लूरल प्रेशर -4 से भर के 0 या 1 की तरफ जाएगा। इमेजिन करें वो 1 हो गया। अब प्रेशर कहाँ ज़्यादा हुआ, बाहर। इंट्रा प्लूरल प्रेशर ज़्यादा हुआ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के मुकाबले में। सो अब फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ। तो इससे क्या होगा कि लंग्स जो हैं वो मेडिएस्टिनम यानी जो सेंटर वाला पोर्शन है इधर मूव करेंगे, और आपको पता है लंग्स के दरमियान हार्ट होता है। सो जब मेडिएस्टिनल, इस चीज़ को कहते हैं मेडिएस्टिनल शिफ्ट या ट्रैकियल शिफ्ट, कि जब
होगा ये कि हमारे पास जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है वो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो लंग्स जो हैं वो हार्ट को आपको कह लें कि उसे स्क्वीज़ करते हैं, उसे तंग करते हैं, उसको तंग करते हैं, उसको स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हैं। इसको मेडिएस्टिनल शिफ्ट कहते हैं। सो हार्ट बेचारा अकेला बैठा था, उसे इन्होंने तंग किया। अब हार्ट को जब वो तंग करेंगे तो हार्ट ना तो अपने अंदर अच्छे से ऑक्सीजन ब्लड फिल कर पाएगा, ना वो ब्लड को जो है वो बाहर कंट्रैक्शन के थ्रू ब्लड को पुश कर पाएगा। तो हार्ट बेचारा यहाँ पर नुकसान में आ गया। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या हुआ कि परफ्यूजन नहीं होगी और टिश्यूज़ तक ब्लड नहीं पहुँच पाएगा। इस सिचुएशन को कहते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स। क्या कहते हैं? टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या है, मैं आसान अल्फाज में रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी किस्म का स्टैब या कोई ऐसी चोट लग जाए या कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए कि हमारे पास जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसमें डैमेज हो जाए तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूँकि ज़्यादा है वो अंदर आ जाता है और होता यह है कि इंट्रा प्लूरल प्रेशर बढ़ता है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के मुकाबले में। तो लंग्स जो हैं वो टूवर्ड्स द मेडिएस्टिनम टूवर्ड्स द हार्ट वो शिफ्ट करते हैं और हार्ट पे प्रेशर क्रिएट होता है। हार्ट अपना काम नहीं कर पाता, ना वो ब्लड को फिल कर पाता है, ना वो ब्लड को बाहर आप कह लें कि उसे पुश कर पाता है। तो ऐसे में दोनों केसेस में परफ्यूजन ही नहीं होती। परफ्यूजन नहीं होगी तो वही इस्कीमिया, तो ऐसा शॉक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहलाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड मेडिएस्टिनल या ट्रेकियल शिफ्ट। यही चीज़ यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। यही टेंशन न्यूमोथोरेक्स में सारी बातें लिखी जो मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाई। अब हमें कैसे पता लगेगा, हाउ वी कैन एग्जामिन, ठीक है, कि एक पेशेंट है उसे भाई मेडिएस्टिनल या ट्रेकियल शिफ्ट हो गया। सबसे पहले तो ये होगा कि हम लोग एक्सरे करेंगे। दिस इज़ द कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। आपको पता लग जाएगा कि किसी किस्म की ना यहाँ पर कोई डैमेज है और मेडिएस्टिनल शिफ्ट है। दूसरा, जब आप ऑस्कल्टेशन करेंगे या परकशन करेंगे, आपको एक ऐसी साउंड दिखेगी जिसकी पिच बहुत कम होगी लेकिन उसकी रेजोनेंस बहुत ज़्यादा होगी। लाउडर, लो पिच और हाइपर रेजोनेंस साउंड में दिखेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दिखेगी JVP मीन्स जुगुलर वेन पल्स। जुगुलर वेन, आपको पता है वेन के अंदर पल्स नहीं होती, लेकिन अगर वेन में जुगुलर वेन में पल्स है और वो डिस्टेंडेड है तो इसका मतलब ये है कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स की सिचुएशन हो सकती है। बट अगेन आपको एक्सरे से कंफर्म ज़रूर करना है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक चीज़ नेक्स्ट जो है, ये था ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की एक कैटेगरी जिसमें हमने मेडिएस्टिनल शिफ्ट पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है डेट इज़ दी पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। व्हाट इज़ दिस? आपको पता है कि हार्ट के बाहर भी दो लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक को कहते हैं ये जो आउटर लेयर है इसको कहते हैं पैराइटल और अंदर वाली को कहते हैं विज़रल लेयर। इन दोनों लेयर्स के दरमियान भी पेरिकार्डियल सैक है और ये पिंक आपको नज़र आ रही है, पेरिकार्डियल फ्लूइड है। एनी हाउ किसी वजह से अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड ज़्यादा हो जाए तो इससे भी अगेन वही हार्ट पे प्रेशर आएगा। जब हार्ट पे प्रेशर आएगा तो हार्ट ना तो ब्लड को फिल कर पाएगा ना ही ब्लड को पंप कर पाएगा, अगेन परफ्यूजन लॉस हो जाएगी। सो ऐसी सिचुएशन कहलाती है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। सिंपल वर्ड्स, कोई भी सिचुएशन की वजह से अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड में आपके पास फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तो वो हार्ट को तंग करेगा, उसे इतना तंग कर देगा, उसे जगह नहीं देगा कि वो अपने अंदर ब्लड को ला सके या ब्लड को बाहर निकाल सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो एक तो हार्ट की कंट्रैक्शन हार्डर हो जाएगी, हार्ट के अंदर फीलिंग कम हो जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड अनदर केस सिनेरियो ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हो गया जी मेडिएस्टिनल शिफ्ट, एक हमने जिसे हमने टेंशन न्यूमोथोरेक्स कहा, ठीक है, और एक हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ लिया पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। नाउ द नेक्स्ट इज़, ये डायग्राम को समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो आपको ब्लू पोर्शन मिल रहा है, दिस इज़, आप समझेंगे ये ब्लू जो है ये हार्ट है। यहाँ पर एक एरो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है। जब हार्ट ने ब्लड को पुश किया कि जाओ बेटा लंग्स के पास जाओ और अपने आप को ऑक्सीजनेट करवाओ, अपने अंदर ऑक्सीजन फिल करवा के आओ, तो जब जो ही ब्लड बाहर निकला तो ये एक ब्राउन कलर का छोटा सा आपको लोथरा मिल गया। क्या मिल गया? छोटा सा एक लोथरा मिल गया, जिसने क्या किया, ब्लड को कहा रुक जाओ, मैंने तुम्हें लंग्स की तरफ नहीं जाने देना। कुछ ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ चले जाएंगे, कुछ रुक जाएगा। सो लेस जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो पाएगा। अब अगर जो ब्लड ऑक्सीजनेट हो भी पाया है, जब हार्ट उसे फर्दर टिश्यूज़ तक बेचेगा तो उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं होगा। तो टिश्यूज़ ने अचार डालना है ब्लड का, उन्हें तो ऑक्सीजन चाहिए थी ना, तो ऑक्सीजन ही नहीं है। तो इस चीज़ को, अगर ब्लड में ऑक्सीजन ही ना हो, दिस इज़ कॉल्ड हाइपोक्सिया,
दिस इज़ कॉल्ड हाइपोक्सिया। सो ऐसी सिचुएशन कि अगर किसी किस्म की रुकावट हो और खून अच्छे से, ब्लड अच्छे से ऑक्सीजनेट ना हो पाए, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो शॉक है इसे हम लोग हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स व्हाट इज़ हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया, कि अगर ऐसा हो कि ब्लड जो है वो अच्छे से ऑक्सीजनेट ना हो पाए, तो ऑब्स्ट्रक्शन थी, किसी किस्म की रुकावट थी, तो क्या होगा, परफ्यूजन तो हो रही है लेकिन टिश्यूज़ अच्छे से ऑक्सीजनेट नहीं हो पा रहे, तो ऐसा शॉक, ऐसा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या कहलाता है, हाइपोक्सीमिक हाइपोक्सिया। सो इसमें डेफिनेटली हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो ऑक्सीजन देते हैं या कुछ आइसोटोनिक फ्लूइड्स या वैसोप्रेसर्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग कहते क्या हैं, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मतलब ये है कि पल्मोनरी ट्रंक के अंदर, आपको पता है कि अगर आपने हार्ट की आपको सर्कुलेशन का पता है, तब आपको पता होगा कि कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, कैसे आर्टरीज़ और वेंट्रिकल्स काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता है कि राइट साइड जो है ब्लड की वो डीऑक्सीजनेटेड होती है। जब हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश करता है पल्मोनरी ट्रंक में, तो यहाँ पर लिखा उसने ये है कि मैसिव पल्मोनरी ट्रंक का मतलब यही है कि पल्मोनरी ट्रंक में किसी किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन है, उससे पल्मोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है, ब्लड फ्लो कम हो रहा है। जब ब्लड फ्लो कम होगा दैन डेफिनेटली परफ्यूजन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप इतना ही याद रखें तो बहुत है। ठीक है, जिससे आपको एक बेसिक कंसेप्ट ज़रूर पता लगेगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, दैन अगेन आपको ट्रीटमेंट करने के लिए ये वजह पता लगानी है कि वजह क्या है। क्या टेंशन निमोथोरेक्स है, या आपके पास जो है जिसको हमने पढ़ा मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या आपके पास पेरिकार्डियल जो हमने पढ़ा था टेम्पोनेड है, वो है, क्या वजह है। लेट्स सपोज अगर आपको न्यूमोथोरेक्स है, ठीक है, तो न्यूमोथोरेक्स में हम क्या करेंगे, हम प्रेशर को किसी किस्म से इक्वलाइज़ करेंगे। ठीक है, और प्लूरल कैविटी से कोशिश करेंगे कि एयर को बाहर निकाल फेंकें। पेरिकार्डियल टेम्पोनेड में हम लोग पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं ताकि फ्लूइड जो है, जो कि पेरिकार्डियल आपके पास सैक में फ्लूइड एक्यूमुलेट है, उसे बाहर ड्रेन किया जा सके। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम थ्रोम्बोलिटिक्स यूज़ करते हैं कि वो किसी किस्म से हम किसी तरह उस क्लॉट को जो है वो तोड़ सकें ताकि ब्लड फ्लो जो है वो ईज़िली हो सके। सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं प्रॉक्सिमल आर्टरिक डायसेक्शंस के अंदर, वही आइसोटोनिक फ्लूइड दे सकते हैं, ज़ाहिर बात ऑक्सीजन देंगे, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को, उसकी जनरेटिंग पावर को बढ़ाएंगे, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेंगे। तमाम बेटा हम वही काम करेंगे कि किसी तरह ब्लड प्रेशर मेंटेन हो। ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा तो अल्टीमेटली ब्लड परफ्यूजन जो है वो होगी और टिश्यूज़ तक ब्लड जो है वो पहुँचेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। आम अल्फाज में हमने कोशिश किया कि मैं आपको समझा सकूं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई दैन आप जो है वो कमेंट के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार करें। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम लोग, अगर आपने पिछले शॉक्स की वीडियो नहीं देखी दैन आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक से पहले वो शॉक देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं और वो क्या होते हैं। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर।